नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा की। हमने जाना, उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और जो भी एग्जाम में आने वाले तथ्य हैं उन सभी को हमने जाना। देखिए क्या है कि हिंदी भाषा जो है उसको कई भागों में बांटा गया, उसको कई उपभाषाओं में बांटा गया, उसके बाद कई बोलियों में बांटा गया। तो हमें इस आधार पर देखना है कि संविधान में, जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, उसके 8वें अनुच्छेद में क्या बात की जा रही है हिंदी भाषा की। वहीं हम देखेंगे कि जो 343 से 351 तक जो बातें हैं हिंदी भाषा की, वह क्या की जा रही है, और चीजें भी देखेंगे कि इसकी उपबोलियां और कौन सी क्षेत्र में क्या बोली बोली जाती है। इन सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। आज भी मतलब फैक्ट पे ही बेसिस क्लासेस है, और ये मतलब मैं यूजीसी नेट के लिए, जो भी यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं जून वाले सेशन के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी भाषा की केवल 3 या 4 क्लास लाऊंगा यूजीसी नेट के लिए। उसी में आपकी जो भी है भाषा का जो भी है सारा कंप्लीट हो जाएगा और उसी से क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वो तीनों चारों क्लास देख लेना और आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज की सेशन की बात करते हैं और देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसको विभिन्न नाम दिए गए हैं। किसी ने राजस्थानी बोली बोली है, किसी ने बिहारी, मगही, मतलब सबको अलग अलग नाम दिया है। तो उसको भी देखते हैं कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक बात बता देता हूं मैं आपको। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो लिपि है, लिपि क्या होती है और भाषा क्या होता है। लिपि और भाषा, तो पहले हम इसको समझते हैं। लिपि और भाषा क्या होता है। लिपि, लिपि और भाषा। लिपि जो होता है किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका। ठीक है, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, भाषा को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, लिपि लिखने का तरीका। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मैं ये लिखा हूं हिंदी में, ये देवनागरी लिपि में हमने इसको लिखा है। तो ये क्या लिपि है, इस लिपि में हमने इसको लिखा है। वही भाषा क्या होता है, किसी भी किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मतलब उसकी एक लिपि भी होगी, उसको बोल भी सकते हैं, और उसका जो रूप होगा बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक होगा। इसका जो रूप क्या होगा, इसका जो रूप होगा व्यवहारिक होगा। मतलब हम इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा जगहों पर करते हुए देखेंगे। तो ये क्या होगी, प्रयोग में जो भी चीज को हम प्रयोग करेंगे वो भाषा के अंतर्गत आएगी। देखिए जैसे कि क्या है कि हम कई बोलियों को बोलते हैं, जैसे कि मगही बोली जाती है, ब्रज बोली बोली जाती है, लेकिन हर बोली के लिए लिपि नहीं है। लिपि केवल क्या है, लिपि केवल हमें देखने को मिलता है बंगला लिपि है। बंगाली का जो भी लिखा जाता है वो बांग्ला में लिखा जाता है। वहीं हिंदी जितनी भी, ये जितनी भी भाषाएं हैं खड़ी बोली हिंदी, ये सारी की सारी देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो भाषा की जो होती है, हर भाषा की लिपि थोड़ी सी अलग होती है, और बोली और उपभाषाओं में यही फर्क होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि भाषा और लिपि क्या है। लिपि किसी भी चीज को लिखने का तरीका, या किसी चीज को जिस भी तरीके से हम लिखते हैं वह लिपि होता है। ठीक है, और भाषा जो होता है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से थोड़ा व्यापक होता है, बोली से व्यापक होता है, और इसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसका प्रयोग जो है बड़े स्तर पे किया जाता है, इसीलिए हम इसको भाषा कहते हैं। चलिए ये तो रही इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत। अब चीजों को देखते हैं जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट की इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आपको भाषा की जो भी क्लासेस हैं, 2 या 3 क्लासेस में सारा हो जाना चाहिए। तो आप तीनों देख लेना भाषा के लिए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि देखिए नामकरण किया गया है, भाषा का नामकरण किया गया है। जैसे कि नामकरण दिया गया है कौरवी। देखिए कौरवी नामकरण किया गया है, कौरवी। तो जो कौरवी नामकरण है वह किसने किया है, राहुल सांकृत्यायन ने।
राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नामकरण किया है। और देखिए दूसरा नामकरण, कौरवी के बाद राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी भी है ना, राजस्थानी, राजस्थानी जो नामकरण है वह हमें देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी का नामकरण किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी का भी नामकरण किया है। वही बिहारी, बिहारी हिंदी जो है इसका नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है। तो ये दोनों जो नामकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही किए गए हैं। वही देखिए जो ब्रज बोली है, ब्रज बोली, जो ब्रज बोली है इसका नामकरण भी किसने किया है, ब्रज बोली, इसका नामकरण किया है ईश्वर चंद्र गुप्त ने, ईश्वर चंद्र गुप्त, ईश्वर चंद्र गुप्त नहीं है, ईश्वर चंद्र है केवल, ईश्वर, ईश्वर चंद्र ने इसका नामकरण किया है। और वही देखिए ब्रज बोली के बाद, ब्रज बोली के बाद हमें देखने को मिलता है भोजपुरी, भोजपुरी का नामकरण किया रेमंड ने, भोजपुरी, भोजपुरी जो है, भोजपुरी जो बोली है, भाषा है, इसका नामकरण किसने किया, रेमंड ने किया, रेमंड, ठीक है, वो जो ब्रांड होता है ना उसी नाम का नामकरण करता था, उसने भोजपुरी बोली का नामकरण किया है। वही देखिए मैथिली, जो कि मिथिला प्रदेश में, बिहार में बोली जाने वाली एक बोली है, जिसको हम 22 भाषाओं के अंतर्गत, बोली के अंतर्गत रखते हैं, वह ये भी है। और मैथिली का नामकरण किसने किया, कॉलब्रुक, कॉलब्रुक ने इसका नामकरण किया है, ठीक है, कॉलब्रुक। देखिए इसी से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, याद कीजिए, रखिए, जो भी करना है, लेकिन इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे इनके नामकरण करता, और ये सारे नामकरण हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज और देखिए, एक फैक्ट और आता है कि हिंदी की जननी किसको माना जाता है, ठीक है, हिंदी की जननी, हिंदी, हिंदी की जननी मतलब हिंदी किससे निकली है, या हिंदी की जो माता है वह किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है अपभ्रंश को। अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का विकास हुआ था ना, तो अपभ्रंश को हिंदी की जननी माना जाता है। एक सवाल और बनता है कि हिंदी की आदि जननी, है ना, हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है, ये माना जाता है संस्कृत को, संस्कृत, हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है, संस्कृत को। देखिए आपके लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्ट है हिंदी से रिलेटेड, और चीजों को जानना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। देखिए हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, है ना, लिपि का विकास कैसे हुआ, विकास, विकास कैसे हुआ, मतलब पहले कौन सी लिपि थी, उसके बाद कौन सी लिपि हमें देखने को मिलती है। देखिए अगर आपको पता हो कि ब्राह्मी थी पहले लिपि, और एक और लिपि थी खरोष्ठी, खरोष्ठी, तो ये दो लिपियां थी, ये जो थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ से इधर, और खरोष्ठी जो थी वह बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती, मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि से एक और लिपि का विकास हुआ जिसको हम गुप्त लिपि कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। एक मिनट, मैंने लिख रखा है तो मैं उसको थोड़ा देख लेता हूं। हाँ, मैंने देखिए सारी चीजें लिख रखी है आपके लिए, तो मैं एक मिनट थोड़ा देख लेता हूं।
ताकि मैं आपको सही बातें बता सकूं। हाँ, देखिए ब्राह्मी लिपि से जो है गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त गुप्त लिपि, ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है, गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि देखने को मिलती है। देखिए ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। वहीं देखिए इसके बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि का विकास हुआ। और इसके बाद देखिए जो एक और लिपि है कुटिल लिपि के बाद, नागरी और शारदा लिपि, ठीक है। नागरी और शारदा लिपि, नागरी और शारदा, नागरी और शारदा लिपि का विकास हुआ। तो हमें देवनागरी लिपि का विकास इस क्रम में देखने को मिलता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि इसका जो नाम है देवनागरी क्यों पड़ा और इसको हम नागरी लिपि क्यों कहते हैं। इसके लिए कहानी यह है कि मतलब नगरों में जो बोले जाने वाली भाषा है इसलिए हम इसको नागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी इसको इसलिए कहते हैं कि देवलोक में जो भाषा बोली जाती है उसके अनुसार इसका जो नाम है देवनागरी पड़ा। तो मतलब ऐसी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए और चीजों को देखते हैं, और चीजों को जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को हम देखेंगे। बाकी सारी चीजें जो है उन सभी चीजों पे बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो हो सके तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो आपके लिए यूजफुल रहे और चीजों को आप समझ सके। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और जो चीजें हैं उनको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है कि हाँ, अब देखेंगे कि जो भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। देखिए भाषा को हम देखते हैं कि इसका जो वो है उसको कितने भागों में बांटा गया। देखिए सबसे पहले क्या है, अपभ्रंश, सॉरी अपभ्रंश लिखना, मैं उपभ्रंश लिख रहा हूं। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश सबसे पहले अपभ्रंश देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद देखने को मिलेगी हमें अपभ्रंश से हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी भाषाओं का विकास हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले अपभ्रंश, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा शोरसैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश से कई चीजों का विकास हुआ, जैसे कि पहले विकास हुआ शोरसैनी अपभ्रंश का, शोरसैनी, शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश का विकास हमें इससे देखने को मिलता है। और हम देखते हैं शोरसैनी अपभ्रंश के बाद, शोरसैनी अपभ्रंश के बाद हम देखते हैं कि शोरसैनी अपभ्रंश के बाद देखते हैं हम कि मागधी का विकास होता है, फिर अर्धमागधी का विकास होता है। मागधी अपभ्रंश सभी के सभी अपभ्रंश हैं, ठीक है, अपभ्रंश। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। और उसके बाद हमें महाराष्ट्री और ब्राचर, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री और देखिए ब्राचर, ब्राचर, इनका विकास हमें देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है कि ये तो अपभ्रंश की अवस्थाएं हो गई, ये अपभ्रंश की ही जो उपजे हुए रूप है ये हमें इस रूप में देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या है, उसके बाद अपभ्रंश के बाद हम देखेंगे भाषा, भाषा, ठीक है। भाषा में सारी की सारी हिंदी है, ठीक है। शोरसैनी हिंदी, ये कितनी, ये सब हिंदी है, ये सभी हिंदी है। भाषा क्या है, हिंदी, इसकी भी क्या भाषा है, हिंदी, इसकी भी क्या है, हिंदी, और इसकी भी क्या है,
ये सारी भाषाएं तो यही है हिंदी, लेकिन इसकी उपभाषाएं जो है, उपभाषाएं, 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 जो इसकी उपभाषाएं हैं वह देखिए आप कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं हैं। तो देखिए जो शोरसैनी अपभ्रंश है, इसको हम पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, शोरसैनी में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी 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 हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत आती है। वहीं देखिए पश्चिमी हिंदी के बाद इसमें राजस्थानी और पहाड़ी, राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी और पहाड़ी, राजस्थानी और पहाड़ी इसी के अंतर्गत आने वाली ये भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं ये इसकी। वहीं देखिए मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं हैं वह कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है। बिहारी हिंदी, देखिए मागधी अपभ्रंश में जो हमें देखने को मिलेगी वह है बिहारी हिंदी। ठीक है, मागधी में बिहारी हिंदी हमें देखने को मिलेगी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी हमें इसकी उपभाषा देखने को मिलेगी। वहीं देखिए बिहारी हिंदी के बाद हम देखेंगे कि जो उसके बाद देखिए अर्धमागधी में हमें पूर्वी हिंदी देखने को मिलेगी, अर्धमागधी में हमें पूर्वी हिंदी देखने को मिलेगी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में हमें पूर्वी हिंदी देखने को मिलेगी। वहीं देखिए इसमें पूर्वी हिंदी, और देखिए पूर्वी हिंदी के बाद इसमें हमें देखने को मिलेगा मराठी और सिंधी। और ये जो महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री में मराठी हो जाएगा, मराठी, 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 और इसमें हो जाएगा सिंधी, इसमें हो जाएगा क्या चीज, सिंधी, सिंधी। ठीक है, ये सभी के सभी हिंदी ही है। ठीक है, तो ये सारी सारी हिंदी है और ये इसकी उपभाषाएं हैं। अब देखिए उपभाषाएं के बाद बात आती है बोलियों के ऊपर। बोलियां जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, बोलियां, जो बोलियां हैं वह कौन से क्षेत्र में और कहाँ पे क्या बोली जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा ही प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है, पश्चिमी हिंदी में हमें ब्रज बोली देखने को मिलेगी, और देखनी ब्रज बोली और कौरवी खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी। देखिए पश्चिमी हिंदी में हमें ब्रज देखने को मिलेगी, ब्रज, कन्नौजी देखने को मिलेगी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, और देखिए क्या देखने को मिलेगा, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, हरियाणवी, 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 हरियाणवी और दक्षिणी, हरियाणवी, दक्षिणी, हरियाणवी, दक्षिणी, ये सभी जो है ये हमें पश्चिमी हिंदी में देखने को, ये सारी बोलियां हमें देखने को मिलेंगी। वहीं देखिए बुंदेली, बुंदेली भी इसी की बोली है। वो आपने कविता सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी, जो कि झांसी की साइड बोली जाती है। तो बुंदेली भी है, कन्नौजी भी हो गई, हरियाणवी भी हो गई, और कौरवी खड़ी बोली, ये सभी हो गई इसके अंतर्गत। वहीं देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में जो हमें बोलियां देखने को मिलती हैं वह कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, 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 मगही जो कि पटना और गया के साइड बोली जाती है, मगही, मैथिली जो कि मिथिला प्रदेश में बोली जाती है, जो कि मिथिला एक जिला भी है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी सिवान इस तरफ बोली जाती है बिहार में, और यूपी में भी भोजपुरी बहुत ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमें इधर देखने को मिलती है। वहीं देखिए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में हमें कौन कौन सी बोली देखने को मिलेगी, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए कि पहाड़ी हिंदी, देखिए पूर्वी हिंदी, उसके बाद एक और आती है पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के नीचे पहाड़ी हिंदी। देखिए जो कि छूट रहा है मेरे से, पहाड़ी हिंदी जो कि मागधी अपभ्रंश की ही भाषाओं के अंतर्गत आता है, और पहाड़ी हिंदी जो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी छूट रहा है, मैं उसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा। अभी मराठी में देख लिए, महाराष्ट्री में, महाराष्ट्री में मराठी, महाराष्ट्री में मराठी ही हो गया। और देखिए क्या है सिंधी, इसमें तो सिंधी में पंजाबी आ गई, इसमें पंजाबी, इसमें पंजाबी आ गई, ब्राचड़ आ गई, पंजाबी ब्राचड़। और जो मतलब पंजाब और पाकिस्तान की तरफ जो बोलियां बोली जाती है, वही सारी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। और प्रेत भाषा, प्रेत भाषा, हाँ प्रेत भाषा भी है एक नाम, वह भी इसी के अंतर्गत आती है। तो देखिए क्या है कि जो हमें समझना है वह सबसे ज्यादा हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो हमने भारोपीय परिवार को समझा, उसमें देखा कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत कितनी सारी भाषाएं आ रही हैं। उसके बाद देखिए हमने अपभ्रंश को देखा, हमने अपभ्रंश को बांट दिया शोरसैनी अपभ्रंश में, मागधी अपभ्रंश में, अर्धमागधी अपभ्रंश में, महाराष्ट्रीय और ब्राचर में। उसके बाद इसकी जो भाषा है, ये सारी भाषाएं हिंदी के अंतर्गत ही आती है। अब हम इसकी उपभाषाओं को देखते हैं। तो हिंदी जो शोरसैनी अपभ्रंश है, उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, यह तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी और बुंदेली ये देखने को मिलती है। वहीं देखिए जो पहाड़ी हिंदी का रह रहा है और राजस्थानी हिंदी का, उसको भी हम देख लेते हैं। पहाड़ी का, पहले हम पहाड़ी का देखते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी है ना, पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी का देख लेते हैं। पहाड़ी में कौन कौन सी जो बोलियां हैं बोली जाती हैं। पंजाबी ब्राचर नहीं, यहाँ पैसाची आएगा, और यहाँ पे पैसाची आएगा, पैसाची, पंजाबी पैसाची और लहंदा, 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 ये तीन बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। वही देखिए पहाड़ी, पहाड़ी में पहाड़ी, 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 हाँ पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी, गढ़वाली, गढ़वाली, ये बोलियां बोली जाती है, गढ़वाली और कुमायूनी, कुमा, गढ़वाली और कुमायूनी यह बोली जाती है। वही देखिए गढ़वाली कुमायूनी। अब एक और देख लीजिए राजस्थानी में, ठीक है, राजस्थानी में जो कि छूट रही है उसको भी देख लेते हैं हम। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, 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 मेवाती, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, मालवी और जयपुरी, जयपुरी, ये सारी क्या है बोलियां हैं
जो कि शोरसैनी अपभ्रंश की जो ये जो शाखा है पश्चिमी हिंदी में जो राजस्थानी है, ये जो राजस्थानी है इसी की ये जो बोलियां हैं वह यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया, कोई बात नहीं, हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए, अपभ्रंश से निकली है शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ और पहाड़ी और ये ब्राचड़, ठीक है। और देखिए शोरसैनी अपभ्रंश में ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, यह 3 इसकी उपभाषाएं हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी की ये सारी बोलियां हैं, जिसमें से ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी और बुंदेलखंडी। अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो जो कि ऐसे है, और ठीक है, तो ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, मतलब ठीक है, ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, इधर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे, राजस्थान इधर है, हरियाणा इधर है, पंजाब इधर है, तो मतलब ये सारी जो बोलियां बोली जाती है वह इधर बोली जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली मेरठ, ये दिल्ली विल्ली सब इधर है, तो ये सारी जो है इधर बोली जाती है, इसलिए हम इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी में ये जो कुछ भाषाएं इधर की है, गढ़वाली हो गई, ये जो हिमाचल प्रदेश की, और कुमायूनी हो गई जो कि इधर की है शायद से, तो वो आ जाती है। वहीं देखिए जो मागधी अपभ्रंश, मागधी मतलब क्या, मागधी मतलब यूपी बिहार वाला एरिया, मगध क्षेत्र से सटा हुआ एरिया है ना, जो कि इधर है, तो हमें देखना पड़ता है मागधी अपभ्रंश में, हम देखते हैं पहले यूपी के क्षेत्र को, हिंदी। तो हिंदी में ये देखिए क्या है कि मागधी अपभ्रंश में हमें देखने को मिलता है हिंदी में बिहारी हिंदी जो कि ये तीनों बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुछ यूपी में और ज्यादातर बिहार में बोली जाने वाली ये तीनों बोलियां हैं। वहीं देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश जो कि पूर्वी हिंदी क्या, बिहार से इधर वाला एरिया, यूपी वाला एरिया समझ लीजिए पूरा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत अवधी बोली जाती है, बघेली जो है एमपी में बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बघेल खंड है उधर बघेली बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है जो कि इधर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बघेल मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और अवधी यूपी में बोली जाती है, अवध प्रांत में। ठीक है, जो कि अयोध्या के नाम से प्रचलित है, उधर अवधी बोली जाती है। वहीं देखिए कि जो अर्धमागधी अपभ्रंश हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और इसके अंतर्गत 3 बोली आती है। वहीं देखिए महाराष्ट्री में मराठी बोली जाती है, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र, मुंबई के तरफ वाला क्षेत्र, उधर मराठी बोली जाती है। वहीं देखिए ब्राचड़, ये जो ब्राचड़ है, ये जो अपभ्रंश की अवस्था है ब्राचड़, इसमें सिंधी बोली जाती है। सिंधी कौन सी भाषा है, जो पंजाब सिंध प्रांत, मतलब जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया था जो कि पंजाब है, पंजाबी बोली जाती है, पैशाची भी है और लहंदा भी है। ये तीनों की तीनों बोलियां हैं जो कि बोली जाती है। ये एक भाषा है, पंजाबी क्या है, भाषा है, जिसकी एक लिपि है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, वहीं देखिए पहाड़ी किसके अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, शोरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी, देखिए पहाड़ी है ना, पहाड़ी इसके अंतर्गत आता है। तो पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, यह 2 भाषाएं हैं, और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये सभी भाषाएं हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिए और भी चीजों को हम समझते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं और आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और मैं कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट और हैं उनको भी मैं आपके सामने बता देता हूं, ताकि चीजें याद रहें, समझ में आनी चाहिए, और इन्हीं चीजों को आप एग्जाम में यूटिलाइज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। चलिए कुछ जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ बोर्ड पे, और आप हो सके तो सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए,
नहीं तो कॉपी में नोट करते जाइए, नहीं तो सबसे अच्छी बात है समझते चलिए। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद रिवीजन, तभी चीजें जो है याद होती हैं और वह चीजें हमारे मतलब उपयोग के लिए रहती हैं। तो चीजों को समझना है भी है और याद भी करना है, तभी वो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव और चीजें बहुत ज्यादा सही रहेंगी। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि मतलब किताब में मुश्किल ही मिलेंगे। तो देखिए क्या है, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं। हरियाणवी को बांगड़ू, हरियाणवी को बांगड़ू, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं, भी कहते हैं। और इसको बांगुरु और देसल वाली दोनों नामों से जानते हैं, ठीक है। बांगुरु और देसल वाली, बांगरु और देसल, देसल वाली, देश वाली, इसके नाम से भी हम हरियाणवी को जानते हैं, ठीक है। बांगरू और देशवाली के नाम से भी हम हरियाणवी को जानते हैं। वहीं देखिए जो दूसरा पॉइंट है, जो ब्रज बोली है उसको हम अंतर्वेदी, इसका दूसरा नाम है ब्रज बोली का, ठीक है। ब्रज बोली, ब्रज बोली को हम अंतर्वेदी, इसका अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी, इसका अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी, इसका अन्य नाम है अंतर्वेदी, ठीक है। इसका अन्य नाम अंतर्वेदी है। और देखिए अवधि को भी हम एक और नाम से जानते हैं, अवधि को, अवधि को हम जानते हैं कौशली और बेसलवाड़ी, कौशली, कौशली और बेसवाड़ी, कौशली और बेसवाड़ी, इसके नाम से भी हम अवधि को जानते हैं। तो और देखिए क्या है, इकार बहुला, इकार, इकार बहुला, इकार बहुला बोली या भाषा कौन सी है, इकार बहुला, इकार बहुला भोजपुरी है, ठीक है। भोजपुरी क्या है, इकार बहुला है। और देखिए क्या है, इकार बहुला, और जो इकार के बाद है उदासीन आकार बहुला, उदासीन, 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 उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला जो है वह कौन सी भाषा है, अवधि, अवधि जो है उदासीन आकार बहुला है। और इसको हम उदासीन भाषा भी कहते हैं, बोली भी कहते हैं, ठीक है। वही देखिए आकार बहुला, जिसमें आ की मात्रा का ज्यादा प्रयोग हो, आकार बहुला, आकार, आकार बहुला, आकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, आकार बहुला के अंतर्गत आती है, देखिए उदासीन में बघेली भी आती है, ठीक है, बघेली, बघेली भी उदासीन में ही आती है। और आकार बहुला के अंतर्गत आती है कौरवी और दक्षिणी, कौरवी, कौरवी जो कि हरियाणा में बोली जाती है। और दक्षिणी, दक्षिणी जो है ये भी हरियाणा से सटे क्षेत्रों में बोली जाती है, कौरवी और दक्षिणी, तो ये हमें देखने को मिलती है। और देखिए एक है ओकार बहुला, ये आकार हो गया, ये उदासीन हो गया, इकार हो गया। एक है ओकार बहुला, ओकार बहुला, ओकार, ओकार बहुला, ओकार बहुला, तो ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएगी, इसके अंतर्गत आएगी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, इसमें ब्रज आएगी, बुंदेली,
ब्रज बुंदेली कन्नौजी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी। और देखिए और कौन सी बोली आएगी, और आएगी मारवाड़ी गढ़वाली, मारवाड़ी मारवाड़ी गढ़वाली, मारवाड़ी गढ़वाली। और कौन सी बोली आएगी, ये सारी की सारी ओकार बहुला के अंतर्गत आती है। और देखिए और हमें जो एक चीज है जिस पे हमें बात करनी है उसको भी हम समझ लेते हैं, ताकि जो भाषा वाला टॉपिक है वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे और चीजें जो है हमें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा के बारे में बताया गया है हमें उसको समझना है। तो चलिए, ये क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं उसको अगली क्लास में बताऊंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में चीजें बताई गई हैं उस पर चर्चा करेंगे, और जो कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे भी चर्चा कर लेंगे इससे अगले वाले सेशन में। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और जो भी चीजें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो मुझे आशा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल रहेगी क्लास, और आपको अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस को ला सकूं और उसमें और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भाषा के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा और आपको उसमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मुझे आशा है आज के लिए इतना ही, और फिर जुड़ते हैं अगली बार आप लोगों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।